हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 19 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 तक कर लिया था। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट टाइप का, वो हम लोग करेंगे। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स ज़रूर तैयार करें। इसी में से एग्ज़ाम में रहता है हर एक साल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट चैप्टर का वीडियो है। ठीक, तो चैप्टर है 19। ठीक है, और यही चैप्टर आपको बीएसटी में 11th में पढ़ना है। जो बीएसटी का 11th चैप्टर है वो आपका ईपीएस का 19 चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम है विपणन प्रबंध। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है विपणन क्या है। क्वेश्चन बनता है पहला विपणन क्या है। चलिए समझते हैं। विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों के अनुसार माल का उत्पादन कर ग्राहकों तक पहुंचाना तथा उनको संतुष्टि प्रदान करना है। विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों के अनुसार, कस्टमर के अनुसार माल को तैयार कर कस्टमर तक पहुंचना और कस्टमर को बेचने के बाद उसको सेवा मतलब संतुष्टि प्रदान करना है। आगे समझते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर विक्रय एवं वितरण करने के बाद दिए जाने वाले सेवाओं को शामिल किया जाता है। विपणन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी वस्तु या सेवाओं को बेचने के बाद भी सेवा दी जाती है, मतलब गारंटी वगैरह दी जाती है। अर्थात विपणन का अर्थ क्या हुआ, तो विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों के अनुसार, यानी ग्राहकों के आदत, रुचि, फैशन के अनुसार माल तैयार करके ग्राहकों को बेचना और ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। विपणन का क्या अर्थ है। ठीक है, विपणन प्रबंध क्या है, विपणन प्रबंध किसे कहते हैं। तो विपणन प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विपणन प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार, यानी ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार वस्तु का उत्पादन किया जाता है और ग्राहकों को संतुष्ट करके उचित लाभ अर्जित किया जाता है। तो विपणन प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ग्राहक के आवश्यकता के अनुसार, यानी ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं और ग्राहक को संतुष्ट करके, ग्राहकों को माल बेच दिए, बेचने के बाद ग्राहक को संतुष्ट करके कुछ लाभ अर्जन किया जाता है, लाभ कमाया जाता है। ठीक है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। विपणन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। इसकी उत्पत्ति व्यवसाय के क्षेत्र में ग्राहकों की भूमिका ज्ञात करने के लिए की जाती है। विपणन प्रबंध का उत्पत्ति जो है ना, व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में ग्राहकों की भूमिका ज्ञात करने के लिए की जाती है। मतलब ग्राहकों का ग्राहक कौन किस टाइप का वस्तु खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, इसकी भूमिका इसको ज्ञात करने के लिए, इसकी जानकारी के लिए हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन प्रबंध की विशेषता बताएं। विपणन प्रबंध का विशेषता बताएं। तो विपणन प्रबंध का विशेषता निम्न है। पहला, विपणन प्रबंध वस्तुओं और सेवाओं का वितरण है। विपणन प्रबंध क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण है। यानी विपणन के अंतर्गत क्या होता है, किसी वस्तु अथवा सेवा को बेचा जाता है। दूसरा है, विपणन प्रबंध उपयोगिता का सृजन करता है। विपणन प्रबंध क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करता है। मतलब कस्टमर को जिस वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं उसके अनुसार माल बनाता है। ठीक है, अगला है, विपणन प्रबंध ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करता है। विपणन प्रबंध क्या होता है, विपणन प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को माल बेच दिए, ग्राहक संतुष्ट है या नहीं। तो ग्राहकों को माल से बेचना नहीं होता, बल्कि ग्राहक संतुष्ट है या नहीं ये प्रदान करना होता है, जानकारी प्राप्त करना होता है। अगला है, विपणन प्रबंध लाभ सृजन करता है। विपणन प्रबंध क्या होता है, विपणन प्रबंध के अंतर्गत माल बेच दिए और लाभ भी कमा लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है, विपणन प्रबंध की एक शाखा है। विपणन प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट का एक शाखा है, ब्रांचेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विपणन प्रबंध के उद्देश्य बताएं। देखिए, आपसे विपणन का उद्देश्य पूछे या विपणन प्रबंध का उद्देश्य पूछे, सेम है। ठीक है, तो निम्न है। पहला, मांग का सृजन करना। विपणन प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, मांग का सृजन करना, यानी कस्टमर किस टाइप का वस्तु डिमांड करता है उसके अनुसार तैयार करके उससे उपलब्ध कराना। दूसरा है,
उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान करना, विपणन का उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर को माल बेच दिए, वो संतुष्ट है या नहीं, ये संतुष्टि प्रदान करना होता है। तीसरा है बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना, मतलब बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखना, मतलब बाजार में जो वस्तु हम बेच रहे हैं उसका मांग डिमांड बनाए रखना। अगला है साख एवं जन छवि विकसित करना, साख एवं जन छवि विकसित करना मतलब ये हुआ कि बिजनेस का गुडविल बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला है लाभ सृजन करना, मतलब लाभ कमाना। तो ये सब क्या हुआ, विपणन का उद्देश्य हुआ। विपणन के अंतर्गत माल तो बेचते ही है, प्लस लाभ भी कमाना उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, विपणन एवं विक्रय में अंतर बताइए। विपणन और विक्रय में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विपणन और विक्रय में अंतर निम्न है। पहला अंतर का आधार विपणन और विक्रय। ठीक है, यानी अंतर का आधार में लिखेंगे किस आधार पर, किस पॉइंट पर इन दोनों के बीच अंतर है। तो पहला अर्थ के आधार पर इनका अंतर, तो विपणन का अर्थ ग्राहकों के अनुसार माल का उत्पादन कर ग्राहकों तक पहुंचाना तथा उन्हें संतुष्ट प्रदान करना है। तो विपणन का अर्थ क्या हुआ कि ग्राहक के अनुसार, ग्राहक के पसंद के अनुसार माल तैयार करके ग्राहकों तक बेचना और ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना है। जबकि विक्रय का अर्थ वस्तु और सेवाओं को ग्राहकों में बेचना है। विक्रय का अर्थ क्या हुआ, वस्तु या सेवा को ग्राहक को सिर्फ बेचने से है। विपणन का अर्थ क्या हुआ, बेचने के अलावा संतुष्टि प्रदान करने से है। विक्रय का अर्थ सिर्फ बेचने से है। आगे उद्देश्य के आधार पर इन दोनों के बीच हम लोग अंतर समझते हैं। विपणन का उद्देश्य केवल माल बेचना नहीं बल्कि ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना है। विपणन का उद्देश्य क्या हुआ, सिर्फ माल बेच देना नहीं होता है, बल्कि माल बेचने के बाद ग्राहक संतुष्ट है या नहीं, ये इसका उद्देश्य होता है। जबकि विक्रय का उद्देश्य क्या होता है, केवल वस्तु तथा सेवाओं का बेचना होता है। विक्रय का उद्देश्य क्या होता है, वस्तु या सेवाओं को बेच दिए, बस इतना ही उद्देश्य होता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अगला है क्षेत्र के आधार पर इन दोनों के बीच अंतर समझते हैं। तो विपणन का क्षेत्र विक्रय की तुलना में बड़ा है। विपणन का क्षेत्र विक्रय का तुलना में बड़ा है, उसका उल्टा बोल देंगे। जबकि विक्रय का क्षेत्र क्या है, विपणन की तुलना में छोटा है। विपणन का क्षेत्र विक्रय का तुलना में बड़ा है और विक्रय का क्षेत्र विपणन की तुलना में छोटा है या व्यापक है। ठीक है, छोटा है या संकुचित है बोल सकते हैं। अगला है लाभ के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर समझिए। विपणन में पहले ग्राहक संतुष्टि और बाद में लाभ कमाने की बात आती है। विपणन के अंदर क्या होता है, पहले माल बेच दिए, ग्राहक संतुष्टि हुआ तब लाभ कमाएंगे। जबकि विक्रय में क्या होता है, लाभ कमाने की ख्याल सबसे पहले आता है। विपणन में क्या होता है, पहले ग्राहक संतुष्टि की बात आता है तब लाभ कमाने वाला बात आता है। लेकिन विक्रय में क्या होता है कि सिर्फ माल बेच दिए, लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाने वाला ख्याल पहले आएगा। अब अंत क्या है, अंत के आधार पर अंतर समझते हैं। यानी विपणन का अंत क्या होता है, ग्राहक को संतुष्टि के बाद। यानी विपणन का अंत कब होगा, जब ग्राहक को माल बेच दिए, ग्राहक संतुष्टि हो गया, अंत हो गया विपणन का। जबकि विक्रय का अंत क्या होता है कि वस्तु का विक्रय। विक्रय का अंत कब होगा, वस्तु बेच दिए, बस हो गया। लेकिन विपणन का अर्थ सिर्फ बेचना हो गया नहीं, बेच दिए, कस्टमर संतुष्ट है या नहीं वो देखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विपणन मिश्रण क्या है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सी नया पूछेगा। तो विपणन विभिन्न विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग को विपणन मिश्रण कहते हैं। विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग को विपणन मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे सभी विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सभी विपणन निर्णय जो विक्रय को माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में मोटिवेट करता है, उसे क्या कहेंगे, विपणन मिश्रण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण के तत्व अथवा अंगों को बताइए। अंश ने लिखा, अंग लिखा। ठीक है, विपणन मिश्रण के तत्व अथवा घटक अथवा अंगों को बताएं। तो निम्न है। ठीक है, नीचे देखो, विपणन मिश्रण के तत्व अथवा अंगों को 4P के नाम से जाना जाता है। विपणन मिश्रण के तत्व या अंग, इसको क्या कहते हैं, 4P के नाम से जानते हैं। वो 4P क्या क्या है भैया, पहला है प्रोडक्ट, यानी 4P का मतलब प्रोडक्ट, पीस, पहला P से प्रोडक्ट यानी उत्पादन, दूसरा P से प्राइस यानी मूल्य, तीसरा P से प्लेस यानी स्थान, चौथा P से प्रमोशन यानी संवर्धन। ठीक है, तो विपणन मिश्रण के जो तत्व है उसको 4P के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ब्रांड अथवा छाप क्या है। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रांड किसे कहते हैं,
या फिर दूसरे तरीके से छाप किसे कहते हैं समझते हैं। तो उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा यानी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए, अपना जो भी माल बनाए उसको पहचानने के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह व्यापारिक चिन्ह क्या कहलाता है? ब्रांड कहलाता है। ब्रांड अथवा छाप किसको कहेंगे? एक मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा अपने माल को पहचानने के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग करेगा उसको ब्रांड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ब्रांड के अंतर्गत क्या होता है? उत्पाद का नाम। जो ब्रांड होगा, ब्रांड के अंतर्गत क्या लिखा हुआ रहेगा? उत्पाद का नाम लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, अथवा उसकी पहचान कराने वाला कोई शब्द, अक्षर या डिज़ाइन शामिल होगा। ब्रांड के अंतर्गत क्या लिखेगा कि जो माल है वो कौन से कंपनी का है, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ब्रांड की विशेषता अथवा ब्रांड के नाम चयन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब कोई कंपनी ब्रांड का नाम रखना चाहता है तो कौन कौन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, चलिए निम्न विशेषताएं हैं अथवा निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या? पहला, ब्रांड साधारण और सूक्ष्म होना चाहिए। मतलब जब कोई कंपनी अपने ब्रांड का नाम सोचता है तो उसे ऐसा ब्रांड का नाम चुनना चाहिए जो साधारण हो, ठीक है, और सूक्ष्म हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। ठीक है। दूसरा है, ब्रांड का नाम ऐसे हो जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए ताकि लोग आसानी से उसको पढ़ भी सकें। तीसरा है, ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से याद रखा जा सके। ब्रांड का नाम जो है ना इस प्रकार होना चाहिए लोग उसे आसानी से एक बार सुने तो याद रख ले। ठीक है, चलिए अगला, ब्रांड का नाम आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक यानी ब्रांड का नाम सुनते ही लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतावला हो जाए, इस टाइप का होना चाहिए। अगला है, ब्रांड का नाम ऐसा हो जिसका पंजीयन कराया जा सके। देखिए, ब्रांड का नाम चयन करते समय ऐसा ब्रांड का नाम चुनना होगा ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। रजिस्ट्रेशन अगर मान लो कि कोई ऐसा ब्रांड है जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ, अब उसी टाइप का फिर से अपना नाम रख दे तो थोड़ी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसा नाम होना चाहिए जिसका पंजीयन हम लोग करा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ट्रेडमार्क क्या है समझते हैं। ट्रेडमार्क एक ब्रांड है, यानी ब्रांड ये कह सकते हैं कि ब्रांड को ही हम लोग ट्रेडमार्क कहेंगे, जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसे वैधानिक मतलब नियम कानून वाला संरक्षण प्राप्त होता है। जब किसी ब्रांड का सरकार से पंजीयन करा लिया जाता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है। देखिए समझिएगा, जब किसी ब्रांड का सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, यानी जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो ब्रांड से ट्रेडमार्क कहलाना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे खजूर छाप डालडा। खजूर छाप डालडा क्या है? ये एक ब्रांड था पहले। ठीक है, इसका सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ये ट्रेडमार्क बन गया। ठीक है, आगे एसीसी सीमेंट मतलब एसोसिएट सीमेंट कंपनीज, ये पहले एक ब्रांड था, ठीक, लेकिन जैसे इसका सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ ये एक ट्रेडमार्क बन गया। उसके बाद ऊँट छाप स्याही, ठीक है, ऊँट छाप स्याही ये भी पहले ब्रांड बना था, ठीक है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जैसे हो गया तो ये ट्रेडमार्क बन गया। उसके बाद भारत में ट्रेडमार्क के पंजीयन के लिए, यानी भारत में अगर ट्रेडमार्क के पंजीयन के लिए इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1940 है। भारत में अगर मान लें कि कोई ब्रांड है उसका अगर हम पंजीयन कराएंगे तो उसके लिए इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1940 फॉलो होगा। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि भारत में ट्रेडमार्क एक्ट कौन सा लागू है? 1940 वाला, नियम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबलिंग से आप क्या समझते हैं? लेबलिंग, ठीक है, लपेटना, बॉक्स बना करके रखना। ठीक है, चलिए समझते हैं। लेबलिंग से आशय किसी चीट या कागज़ से, लेबलिंग किसको कहेंगे? किसी चीट या कागज़ को जिसके द्वारा उत्पाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। लेबलिंग से आशय किसी चीट से या किसी कागज़ से है, यानी कि ये समझ लो ना, कोई भी अगर हम लोग सामान खरीदते ना, ऊपर नहीं लिखा हुआ रहता सावधानियाँ, क्या क्या मटेरियल से बना है। ठीक है, मतलब दवाई का क्वालिटी वगैरह, दवाई अगर है तो उसमें क्वालिटी वगैरह जो रहता है ना, स्टिकर जो चिपका हुआ रहता है उसी को बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है, तो वो लेबलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई रहती है। यह पैकिंग का ही एक भाग है। ठीक है, ये पैकिंग का ही भाग है और इसे पैकिंग वाले डब्बे या थैले पर ही छाप दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि एक डब्बा होता है, डब्बा, ठीक है, डब्बा के ऊपर ही
छाप दिया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे इस्तेमाल करें ये सब। या फिर अलग से कोई कागज़ या चीट लगा दिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट में, या तो डब्बा में ही उसको डब्बा बना लिए, उसी डब्बा में उस प्रोडक्ट का नाम सारा चीज़ लिख दिया कंपनी का, इसे कहेंगे लेबलिंग, ठीक है। या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें एक स्टिकर चिपका दिए, यही लेबलिंग कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ये जो लेबलिंग है, लेबलिंग का कार्य क्या है भैया, क्या काम करता है ये लेबलिंग। लेबलिंग के बारे में तो बहुत सुने, क्या काम करता है ये। तो लेबलिंग का कार्य निम्न है। पहला, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेबलिंग क्या काम करता है, जो सरकार का नियम कानून है उस नियम कानून को पूरा करता है। मान लो कि जैसे हम लोग मेडिसिन वगैरह परचेज कर रहे हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह, तो उसके ऊपर हर एक मेडिसिन के ऊपर एक स्टिकर टाइप का लिखा हुआ रहता है ना, कि ये कौन कौन सा मटेरियल से बना है। तो ये सरकार अनिवार्य कर दिया, लगाना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ये वैधानिक सरकार का जो नियम कानून है उनको पूरा करता है। दूसरा है उत्पाद की पहचान करना। लेबलिंग से हमको क्या पता चलेगा, उत्पाद का। मान लो कि बहुत सारा विटामिन रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई स्टिकर कोई कंपनी वगैरह नहीं लिखा हुआ, अब सबको मिला दिया तो कैसे पहचानेंगे, असंभव है। इसलिए उत्पाद की पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है। अगला है सूचनाओं का संवहन करना। सूचनाओं का संवहन करना मतलब ये हुआ कि जो लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग में उत्पाद का कौन कौन सा मटेरियल से बना है, क्या इस्तेमाल है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो ये सूचना जो है ना आदमी को उपलब्ध कराता है। अगला है उत्पाद का वर्गीकरण करना। इससे क्या होता है, उत्पाद को वर्गीकरण कंपनी के नाम से अथवा मेडिसिन के नाम से हम लोग अलग अलग करने में हेल्प करता है, ठीक है, वर्गीकरण करने में। अगला है विपणन संवर्धन करना। विपणन संवर्धन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी विपणन संवर्धन करना मतलब बेचने में लोगों को जानकारी देना, एडवर्टाइज वगैरह करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैकिंग क्या है, ठीक है। पैकिंग किसको कहेंगे, तो पैकिंग से आशय किसी उत्पाद को किसी अन्य वस्तु में सुरक्षित के साथ रखा जाना है। पैकिंग का मतलब किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को किसी अन्य वस्तु के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रखने से अथवा लपेटा जाना है। आधुनिक युग में पैकिंग का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में क्या हुआ, पैकिंग का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, अगर आप मार्केट जा रहे हैं किसी भी वस्तु को परचेज करने के लिए, तो आप कौन सा वस्तु परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो ऑलरेडी पैक्ड हो, ठीक है, डब्बा में पैक्ड है, वही है, ठीक। वही बात है कि अभी वर्तमान समय में क्या होता है, पैकिंग का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। पैकिंग एक और तो उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है। पैकिंग हम लोग क्यों वस्तु खरीदते हैं, क्योंकि वो हमें मालूम है कि ये सुरक्षित है अंदर, ठीक है। तो पैकिंग एक तो उत्पाद को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी और क्या होता है, आकर्षण में वृद्धि करता है। पैकिंग बढ़िया, हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, जिस वस्तु का पैकिंग बढ़िया उसी को खरीदना परचेज करेंगे, तो इससे कस्टमर आकर्षित भी होता है और जो प्रोडक्ट है वो अंदर सेफ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, पैकेजिंग की विशेषता अथवा गुण बताएं। पैकेजिंग का विशेषता अथवा गुण क्या है, तो पैकेजिंग का विशेषता अथवा गुण निम्न है। पहला, पैकिंग कला और विज्ञान दोनों है। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पैकिंग क्या है, कला और विज्ञान दोनों। देखिए एक कॉमन बात है, कोई भी शब्द के बारे में पूछे ना, ये कला है विज्ञान क्या है, तो दोनों में टिक मारना, ठीक है, 90% आपका सही हो सकता है। चलिए पैकिंग क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, ठीक। दूसरा है पैकिंग ऐसा हो जिसे आसानी से पहचाना जा सके। किसी भी वस्तु का अगर पैकिंग कर रहा है कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी, तो उसे इस टाइप का पैकिंग करना चाहिए जिससे कस्टमर आसानी से पहचान सके कि ये फलना ब्रांडेड कंपनी का, ठीक। अगला है पैकिंग ऐसा हो जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। पैकिंग जो है ना, कंपनी वाले को पैकिंग इस तरह से करना चाहिए ताकि लोग पैकिंग देख करके ही वस्तु खरीदने को तैयार हो जाए, ठीक। चलिए अगला है उत्पाद की पूर्ण सुरक्षा कर सके। पैकिंग जो है ना, मैन्युफैक्चरर कंपनी को इस तरह से पैकिंग करना चाहिए ताकि जो उसके अंदर प्रोडक्ट रहेगा मेरा पूरा सेफ रहे। अगला है पैकिंग ऐसा हो जिससे उत्पाद को लाने और ले जाने में सुविधा हो। पैकिंग जो है ना, किसी वस्तु का पैकिंग कंपनी को इस तरह से करना चाहिए ताकि कस्टमर खरीदने के बाद कस्टमर उस वस्तु को अपने घर ले जाने उड़ाने के लिए उसको आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, वितरण माध्यम क्या है। वितरण माध्यम क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं, वितरण माध्यम से आशय उस मार्ग से है जिससे होकर वस्तुएं उत्पादक या निर्माताओं के पास से होकर उपभोक्ताओं यानी कस्टमर तक पहुंचती है, ठीक है। वितरण माध्यम किसको कहेंगे, तो वितरण माध्यम से आशय उस मार्ग से है, उस रास्ते से है
जिससे होकर वस्तु उत्पादक या निर्माताओं के पास से होकर कस्टमर तक पहुंचता है। समझिएगा, देखिए वितरण माध्यम क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, सपोज मैंने एक मैन्युफैक्चरर कंपनी लगाया, ठीक है। अब हम मानवीय उत्पादन कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, कस्टमर को हम डायरेक्ट थोड़े जा करके बेचेंगे, नहीं, इसके लिए होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, इसी को बोलेंगे वितरण माध्यम। यानी किसी भी वस्तु को बेचने के लिए जो जो हेल्प करता है, बीच में जो कारक जो तत्व हेल्प करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे वितरण माध्यम, ठीक है। जैसे होलसेलर, रिटेलर, जैसे दिया है थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठीक है, और एजेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कंपनी में माल बनेगा, मैन्युफैक्चरर कंपनी कस्टमर को कभी नहीं बेचेगा, क्या करेगा, वो पहले होलसेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर को बेचेगा, फिर उसके बाद एजेंट वगैरह हो सकता है उसका, ठीक है। इसी को बोलेंगे, यानी कि कोई भी वस्तु को एक फैक्ट्री से माल निकल करके कस्टमर तक पहुंचाने में जो जो हेल्प करता है इस बीच में, ठीक है, उसको बोलेंगे वितरण का माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, परिवर्तन क्या है, ठीक है। चलिए, उपभोक्ताओं के आदत, रुचि, फैशन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए वस्तु का उत्पादन करे, उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कस्टमर के आदत, रुचि, फैशन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए वस्तु का निर्माण करना, फिर उसको कस्टमर को बेचना परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सहूलत तो हो गया। देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण हमें यहीं तक इसको रोकना पड़ता है, इसके आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।